तो हमने एक ट्रेलर देख लिया है 2025 और यही बड़े स्वरूप में हमें 2026 में 12 महीनों के रूप में देखने को मिले। 2026 के साल का जन्म होता है ऐसा मानव ने निर्धारित किया है। वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। आपका क्या मानना है 2026 में ऐसा कुछ होगा, वर्ल्ड वॉर 3 या नहीं होगा? भविष्य मली का एक बहुत चर्चित नाम है यहाँ पर, जिसमें ये कह दिया गया था कि द मोमेंट शनि विल एंटर इनटू द मीन राशि द अर्थ विल डिस्ट्रॉय। शनि मीन राशि में आए, बहुत ज्यादा समय तक अभी तक हैं और अर्थ अभी भी है, कुछ भी नहीं हुआ। इतने सारे डराने वाले थंबनेल होते हैं और इतने डराने वाले पॉडकास्ट होते हैं, कभी कभार मन होता है कि पूरा देखना ही नहीं। प्लावयन्ति महीम शर्मा रुधिरेण जलेन वा, तब भी 4 ग्रहों की युति है, अर्थात ये पूरी पृथ्वी आइदर जल में या रुधिर से, मतलब ब्लड से एक तरह से फ्लडेड हो जाती है। मैं यहाँ पे 2 बड़े ग्रहों का, अलग ग्रहों का नाम लूंगा जो शायद अभी तक किसी ने सोचा ना होगा कि ऐसा हो। ये पूरा साल इस ट्रेड के आसपास ही घूमता रहेगा। 2026 को मैं एक प्रैक्टिकल और बिजनेस ईयर ज्यादा कहूंगा कि जल के अंदर कोई टेक्नोलॉजी ढूंढी जाए और रिवॉल्यूशन क्रिएट किया जाए। देवगुरु बृहस्पति क्रिएशन को इंडिकेट करेंगे। जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर हमें 2026 में देखने को मिलेगा। फ्लड हो सकता है इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जो ग्रहण रहेगा ये आने वाले 4-5 साल की कहानी को लिख करके जाएगा। जॉब का स्वरूप बदल रहा है। किस फैक्टर्स की तरफ उसको देखना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कि वो टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, भारत देश के लिए स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, हिंदू न्यू ईयर जी, वो पूरा का पूरा यही दिखा रहा है कि पराभव होगा, हार होगी। किसकी हार होगी? चाइना साउथ एशिया की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा एंड साउथ एशिया की तरफ चाइना पूरी तरह से समुद्र पे कब्जा करता हुआ नजर आएगा। किसान आंदोलन फिर से भड़केगा, मुझे ये जरूर उम्मीद है। ये हमारे यूपीआई सिस्टम के ऊपर शायद 2026 में अटैक किया जाएगा। दुनिया जहां एक तरफ गोल्ड सिल्वर में उलझी हुई है, वहीं पर कुछ देश दूसरी तरफ अपने आप को अलग तरह से ले जाते हुए नजर आएंगे। सो यू आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट 2026। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार। भारतीय वेदांग ज्योतिष के 3 भाग होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। नारद संहिता का प्रसिद्ध वचन है, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलः चक्षुर ज्योतिष शास्त्रम अनुत्तमम। अब इसमें जो संहिता का पार्ट आता है उसी को मंडेन ज्योतिष के नाम से हम जानते हैं। अब मंडेन ज्योतिष का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि बृहत संहिता में वराहमिहिर ने ये कह दिया है कि जहाँ पर अच्छा मंडेन प्रिडिक्ट करने वाले ज्योतिषी न हो, वहाँ पर जिसको अपना वेलबींग चाहिए वैसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। आप वराहमिहिर के वचन देखें, ना संवत्सरी के देशे वस्तव्यम भूतमिच्छता चक्षुर्भूतो ही यत्रेश पापम तत्र न विद्यते। अर्थात जहाँ पर अच्छा मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर प्रिडिक्शन करने वाले ज्योतिषी होते हैं उस प्रदेश में पाप नहीं होता और लोगों को सुखाकारी मिलती है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ वैसे ही मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर बात करने के लिए रोहन शर्मा जी उपस्थित है। वेलकम। थैंक यू टू कार्मिक कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। पहले हम मिल चुके हैं और आपने जो प्रिडिक्ट किया था वो काफ़ी हमने सच साबित होता हुआ भी देखा। तो जब 2026 आ रहा था तो हमारी पूरी टीम ने कहा कि रोहन जी को वापस बुलाते हैं। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप 2026 को आपकी प्रिडिक्शन करने की स्टाइल क्या है जब भी बात आती है ईयर की? क्योंकि ये 2026 जो है वो तो वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर है, बिल्कुल ठीक है। हमारे वहाँ तो ग्रहों के हिसाब से कुछ चेंज होता नहीं है, राइट। तो 2026 को आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो? ओके, वैदिक ज्योतिष में
3 आधार जिसे हम फॉलो करते हैं किसी भी तरह के ग्लोबल प्रेडिक्शन के लिए, वर्ल्ड प्रेडिक्शन के लिए। सबसे पहली चीज़ कि कैलेंडर बदल रहा है, बट ग्रह और ग्रहों के जो पैटर्न है वो बिल्कुल फिक्स है। हम पूरे साल में 3 पैटर्न पे फॉलो करते हैं। पहला, दिवाली से दिवाली, जो हमारी अभी दिवाली गई है, इस दिवाली से लेकर के 2026 की दिवाली तक के बीच में क्या स्वरूप रहेगा। दूसरा, विक्रम संवत, जो हमारा शुरू होता है और उसके आधार पर जो हमारे ग्रहों का जो एक डेटाबेस क्रिएट होता है, मंत्री से लेकर के राजा और सेनापति तक का, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा मुख्य आधार है, वो है हर एक साल में आने वाले ग्रहण। और उन ग्रहण के बेसिस पर आने वाले ग्रहण के बीच की जो इक्वेशंस होती है उसे हम मेनली कैलकुलेट करते हैं। क्या बात है। सो वैदिक कैलेंडर अपना एक स्वरूप अलग लेकर के चल रहा है और वेस्टर्न कैलेंडर अपना एक स्वरूप अलग लेकर के चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किया, आप भी रिसर्च करना। जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है, राइट, तो उसके जन्म समय की एक कुंडली बनाई जा सकती है। बिल्कुल। और उसके आधार पर उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इन वेरी सेम वे क्या हम ये नहीं मान सकते कि 2026 नामक वर्ष का जन्म होता है और उसकी कुंडली बनाई जाए? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, बट इसके पीछे मेरा एक छोटा सा मत है कि 2026 के साल का जन्म होता है, ऐसा मानव ने निर्धारित किया है, ऐसा ग्रहों ने निर्धारित नहीं किया। तो इसीलिए अगर हम चाहें तो कल को मान लीजिए सरकार डिसाइड कर ले कि दिसंबर में 31 की जगह 35 दिन होंगे, तो चीजें सारी आने वाले साल के लिए बदल जाएगी। इट मीन्स कि वी कैन चेंज द डेट अकॉर्डिंग टू अस, जैसा कि 1500 से लेकर के आज 2000 तक के बीच में कैलेंडर ने अपना स्वरूप कई बार बदला। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं चीजों को, बट ग्रह कहते हैं कि यू कांट मॉडिफाई एनीथिंग, एवरीथिंग इज प्री डिसाइड। तो पैटर्न में सारी चीजें फिक्स है। जैसे कि 2026 की अगर बात करें तो मैं अपने चैनल पर भी इस चीज को बता चुका हूं कि 2026 इज अ कंटिन्यूटी ईयर ऑफ 2025, इज नथिंग न्यू इन 2026। बिकॉज 2025 में जिस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है वही स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हैं 2026 में। जैसे शनि मीन राशि में है, 2026 का पूरा साल शनिदेव मीन राशि में ही रहेंगे। परफेक्ट। देवगुरु बृहस्पति ने 2025 में मिथुन और कर्क में अपना समय बिताया। सेम पैटर्न 2026 में देवगुरु बृहस्पति मिथुन और कर्क में ही अपना समय बिताने वाले हैं। राहु और केतु ने 2025 में कुंभ और सिंह राशि में अपना समय बिताया और 2026 में भी वो यहीं पर अपना समय बिताने वाले हैं। तो मेजर प्लैनेटरी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हमने एक ट्रेलर देख लिया है 2025 में, और यही बड़े स्वरूप में हमें 2026 में 12 महीनों के रूप में देखने को मिलेगा। क्या बात है। तो कुल मिला के क्योंकि वन ऑफ द कंसेप्ट हम जब पढ़ रहे थे मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो जैसे किसी होरा में जैसे किसी के व्यक्ति के जन्म की पता नहीं है उसका नाम क्या है, जैसे मान लीजिए कि रोहन शर्मा जी का ही जन्म होता है 1 जनवरी 0001 की मिनट पर, राइट, 2026, तो उसकी कुंडली तो बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि उस तरह से भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। हाँ। और उसमें देखने जाए, यदि उस समय की कुंडली को देखने जाए तो ऐसा बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं दैट उस कुंडली को देख के कि ये जो 2026 है वो तो 2025 से भी ज़्यादा खराब वर्ष होने वाला है और ये फला होगा, ढिकना होगा। कुल मिला के डराने वाली बातें ज़्यादा है। आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? बिल्कुल आपने सही बात कही सर। मैं अपने ऑब्जर्वेशन में देखा, मैंने 2022 जब शुरू हो रहा था तभी से ये बातें शुरू हो चुकी थी। किसी का नाम लिया नहीं जा सकता वैसे, बट भविष्य मलिका एक बहुत चर्चित नाम है यहाँ पर, जिसमें ये कह दिया गया था कि द मोमेंट शनि विल एंटर इनटू द मीन राशि द अर्थ विल डिस्ट्रॉय। पानी का भूचाल आएगा, तबाही आएगी, इस तरह के खतरनाक और भयंकर शब्दों का इस्तेमाल किया गया और लिटरली आम आदमी उन चीजों से काफी ज्यादा डर चुका था। 2023-24 बहुत ज्यादा पैनिक में निकाला कि शनि मीन राशि में आने वाले हैं। शनि मीन राशि में आए, बहुत ज्यादा समय तक अभी तक हैं, और अर्थ अभी भी है, मानव सभ्यता अभी भी है, हम अभी भी हैं, और 2025 जनवरी से लेकर के दिसंबर खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो जितना विनाश दिखाया गया था, मुझे लगता है उसका 0.1% भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे। इवन चीजें अगर देखा जाए तो कंपेयर टू 2024 2025 में चीजें बनी हैं, चीजें बची हैं। रशिया यूक्रेन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, जहां पे यूक्रेन जितना खराब 2024 में था उसके कंपैरिजन में 25 में कम खराब है। तो अगर वहां पर देखा जाए तो अगर हम विश्व युद्ध की तरफ जा रहे थे तो 25 में होना चाहिए था।
शनिदेव ने मीन राशि में आकर के एक राहु और शनि का खतरनाक संयोग, एक बहुत जिसको हम कहते हैं खराब युति संबंध, वो यहाँ पर हमने देख लिया, हमने उसको भी पार कर लिया। बहुत सारी चीजें जो कि ऐसा लोगों ने बताई थी कि 2025 खराब होने वाला है, वो सारी चीजें हमने पार कर ली। क्या बात और यही एक विडंबना या यही एक प्रॉब्लम अभी भी चल रही है कि अगेन मैं YouTube पे यही देख रहा हूँ कि 2026 भी खराब है। अब उसमें होता क्या है कि कभी कभार कोई कमेंट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प जी ने ये कमेंट कर दी दैट जिस तरह की परिस्थितियाँ रशिया और यूक्रेन के बीच में है, सो वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। आपका क्या मानना है, 2026 में ऐसा कुछ होगा, वर्ल्ड वॉर 3 या नहीं होगा? मैंने एक रिसर्च किया था, उसमें मैंने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर ऑलमोस्ट सिमिलर इक्वेशन बनी हुई थी। एंड ये वो सिमिलर इक्वेशन थी जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, ना कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था। ओके। इट मीन्स कि ये जो 2026 में ग्रहों का संयोग बन रहा है, ये चीजों की रिकवरी के पैटर्न पर काम करेगा रादर देन चीजों के डिस्ट्रॉयशन पर। क्या बात है। क्योंकि मैंने आई स्टिल रिमेंबर कि 2024 के आसपास, 2024 में आई गिव द वीडियो कि 25 और 26 अ कंटिन्यूटी ईयर, और ये जीवन बचाने वाले साल है, ना कि जीवन को समाप्त करने वाले साल है। जब शनि मीन राशि में बातचीत चल रही थी, दैट टाइम आई हैव डन द कैलकुलेशन कि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं। True. आप दो बातें नहीं कर सकते कि देवगुरु बृहस्पति खराब हैं तो जान लेंगे, तो अच्छे हैं तो जान बचाएंगे। अदरवाइज आप दोनों एंगल पे नहीं कह सकते कि देवगुरु बृहस्पति जान लेंगे ही लेंगे। True. तो अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि में आ रहे हैं, एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देवगुरु बृहस्पति का मेजर रोल किस तरह से चल रहा है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। शनिदेव आज की तारीख में देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। True. देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठ करके अपनी राशि को देख रहे हैं, और उसके बाद उच्च की राशि में अपनी स्वयं उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। केतु देवगुरु बृहस्पति की राशि को देख रहा है, और देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को देख करके केतु के साथ दृष्टि संबंध एक बना रहे हैं। True. हर एक एंगल पे अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति सेंट्रलाइज हो रहे हैं। राहु देवगुरु बृहस्पति पे दृष्टि दे रहा है, और जब शनिदेव कर्क में पहुंचेंगे तब शनिदेव अगेन अपनी राशि देवगुरु बृहस्पति कर्क में जब पहुंचेंगे तो अपनी मीन राशि को देखेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशियों का भी ध्यान रखा हुआ है और अपनी जगह का भी ध्यान रखा हुआ है। तो अगर इस एंगल से देखा जाए, क्योंकि मानव सभ्यता निर्धारित ही देवगुरु बृहस्पति के जीवन पर है, तो अगर बृहस्पति अच्छा है तो ये कहना गलत है कि मानव सभ्यता खत्म हो रही है। क्या बात, ऐसा मेरा मानना है। इस तरह से आप बोलोगे तो हम फिर थंबनेल क्या रखेंगे? आप थंबनेल रखिएगा कि 2026 में जीवन है। क्या बात है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डराया गया। हमारे कुछ मतलब विद्वान लोग भी है जिनका ये मानना है कि हमने एक वीडियो बनाया, दैट आपने भी शायद बनाई होगा, दैट राहु अब शतभिषा नक्षत्र में जा रहा है तो न्यूक्लियर पावर एक्टिवेट हो रहा है, और शायद मतलब 2026 में न्यूक्लियर अटैक होगा और कुछ बड़ा होगा। वैसे भी वीडियोस हमने देखे हैं। आपका क्या मानना है उसके बारे में? न्यूक्लियर पावर, लाइक जैसे जब जापान में परमाणु बम गिरा था, उस समय नुकसान जापान को हुआ था, ना कि पूरी पृथ्वी को और पूरी धरती को हुआ था। एंड दैट इज अ लेसन, कि एक लेसन से पूरी दुनिया ने एक सीख ली, और उस सीख के बाद चीजें बदली। ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका पर हमला किया था तब नुकसान अमेरिका को देखने को मिला था, बट वो भी एक लेसन था, और उसके बाद उस लेसन से पूरी दुनिया ने एक सीख ली, और उसके बाद आतंकवाद का नजरिया बदल गया, आतंकवाद को कंट्रोल करने की सीमाएं बदल गई, और चीजें धीरे धीरे बदलती गई। ऐसे ही जब जब राहु शतभिषा में प्रवेश करते हैं और शनि मीन में प्रवेश करते हैं, तो ये परिवर्तन को जागृत करते हैं, परिवर्तन के बीज को बोया जाता है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा। और इसीलिए अगर कोई इस तरह की कोई इंसिडेंट आपको देखने को भी मिले तो वो कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ बनाने के लिए जरूर किया जाएगा, ना कि भविष्य को खत्म करने के लिए किया जाएगा। ओके। और उसमें भी ये एक सर्टेन दायरे में, एक सर्टेन एरिया में हो सकता है, ना कि पूरे विश्व पर होगा। ओके। तो इसीलिए कंट्रोल इक्वेशन में छोटे पैटर्न पे देखा जा सकता है इसको, और बहुत नॉमिनल पैटर्न पे देखा जा सकता है, ना कि बहुत बड़े पैटर्न पे। आपने कोई रिसर्च की है कहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा है? मैंने बहुत ज़्यादा इस पे अभी डीप रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, बट ज़्यादातर जो अफेक्टेड एरिया इस 2026 में रहेगा, ये मिडिल ईस्ट के आसपास का एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा। मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ आप कह दीजिए, जिसमें एशिया पूरा ही काउंट हो जाता है इसमें। कि इस तरह के एरिया में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। इंटेंसिटी जो नेगेटिविटी की अगर हाई पावर पे देखेंगे तो नॉर्थ, मिडिल ईस्ट और ईस्ट पार्ट पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके।
और इसी वजह से आज की तारीख में ईस्टर्न एरिया एक तरह से खराब भी है तो एक तरह से बहुत ज्यादा मजबूत भी है, क्योंकि हमारे पास चीन भी है तो हमारे पास पाकिस्तान भी है। सही बात। और इसी वजह से इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो अमेरिका और चीन मिलकर के चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश भी कर सकते हैं कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके। तो एक तरफ चीजों का पलड़ा खराब है तो दूसरी तरफ उन्हें बनाने की भी कोशिश करी जाएगी। क्या बात है। तो आपके हिसाब से 2026 में सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट वाला कौन सा एरिया रहेगा और सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट वाला एरिया कौन सा रहेगा? 2025 में जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे थे तब एक, जैसे मैंने कहा, शनि और राहु जब मिले थे तब ट्रेड वॉर का बीज बो दिया गया था। एंड आई बिलीव कि 2026 कंप्लीटली विल गो विद दिस ट्रेड इक्वेशन ओनली। ओके। ये पूरा साल इस ट्रेड के आसपास ही घूमता रहेगा। और इसीलिए 2026 को मैं एक प्रैक्टिकल और बिजनेस ईयर ज्यादा कहूंगा रादर देन किन्हीं और चीजों को लेकर के हम इसमें इन्वॉल्व हों। ओके। क्योंकि पैसा, बिजनेस, ट्रेड, व्यापार हर तरीके से काफी ज्यादा हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। हर कंट्री चाहेगी कि वो अपने कंट्री के व्यापार को स्टेबल करे और दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बना करके व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करे। ओके। ये एक तरह से जब पुराने जमाने की हम बात करें तो जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो अपने देश को दूसरे देशों के साथ कैसे सम्मिलित किया जाए उसमें बातचीत पे ज्यादा समय दिया जाता था और व्यापार के रास्तों को खोला जाता था, न कि ब्लॉक किया जाता था। अच्छा। और ये शनि और राहु जिस तरह से अभी बैठे हैं, क्योंकि राहु अगेन आगे मकर राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। True. कुंभ और मकर दोनों ही शनि की राशि है और शनिदेव मेष में जाने से पहले ट्रेड को बैलेंस करके जाएंगे, इस तरह की इक्वेशंस दिखाई देती हैं। अच्छा, पूरी साइकिल कंप्लीट करने से पहले वो कर लेंगे, क्योंकि अगली साइकिल में मेष हमें पता है कि बहुत अच्छी साइकिल में नहीं आ रहा और उसके बाद शनिदेव को बैलेंस करने में थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। ओके। तो उस वजह से यहाँ पर राहु के पास और शनि के पास ये पावर है कि जब अपने हाथ में सत्ता है तो चीजों को अपनी एंगल से मोल्ड कर लीजिए। क्या बात है। इट रिमाइंड्स मी, राहु की बात आपने कही तो एज वी नो 18 साल में एक नक्षत्र में वो आएगा। राइट। और शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का खुद का नक्षत्र है जी। तो लास्ट टाइम जब ये आया था तब उसने आईफोन, फर्स्ट आईफोन तब पैदा हुआ था जब लास्ट टाइम ये आया था 2007 या 8 में। राइट। अब इन द सेम वे अभी वापस वो शतभिषा में चल रहा है और जिस तरह की बातें हम अभी एआई की सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आने वाला जो 18 इयर्स का जो साइकिल होगा वो एआई को ज़्यादा बढ़ाएगा या फिर एआई का बबल फूट जाएगा? नहीं, डेफिनेटली एआई को तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। एआई एक नए स्वरूप और एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सामने रहेगा। हम एआई के साथ मिलकर के ही काम करेंगे, प्लस एआई के साथ रोबोटिक्स अब आने वाले समय में हमें और ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा। हमारे घरों के अप्लायंसेस और ज्यादा ऑटोमेटिक मोड पर जाते हुए नजर आएंगे। आजकल जैसे वैक्यूम क्लीनर्स जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, वैसे ही कई सारी चीजें जो है हम ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म पे जाते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि जॉब का खतरा है, बट ये जरूर कहूंगा कि जॉब में वेरिएशंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नई जॉब की चीजें आपको मार्केट में नजर आएंगी और एआई एक बड़े लेवल पे अपने आप को एस्टेब्लिश करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा लोगों के मन में कंसर्न तो ये है ही, क्योंकि बहुत सारे ले ऑफ्स हमने 2025 में देखे थे और अभी भी देख रहे हैं, टेक इंडस्ट्री में ज़्यादा देख रहे हैं। तो क्या वही पैटर्न 2026 में भी रहेगी? बिल्कुल वही पैटर्न 2026 में भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा, जॉब का स्वरूप बदल रहा है, जॉब के मायने बदल रहे हैं। यहाँ पर पोजीशंस में डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्ट्रगल मार्केट में जरूर रहेगा, बट वहीं पर कुछ नई और टेक्नोलॉजीज यहाँ पर जॉब को बनाने की भी कोशिश करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, एक टाइम पर था हमारा मोबाइल बहुत सिंपल सा मोबाइल हुआ करता था। हम जावा पर और एक बेसिक टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज पर काम करते थे। उसके बाद हमने एंड्रॉइड को एस्टैब्लिश किया और साल दर साल एंड्रॉइड बदलता गया और उसमें और नए वेरिएशंस आते गए। नाउ दिस इज द टाइम, जैसे एआई आ रहा है वैसे ही कुछ और नई टेक्नोलॉजीज के आने के यहाँ पर रास्ते बन रहे हैं। और डेफिनेटली आने वाले समय में हम कुछ नई आईटी इंडस्ट्रीज में काफी सारे बदलाव को देखते हुए नजर आएंगे। तो 2026 में यदि किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना है या कोई नया बंदा है जो अपनी कैरियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सोच रहा है, तो आपके सुझाव क्या होंगे? किस फैक्टर्स की तरफ उसको देखना चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आईटी दोनों बहुत अच्छे लेवल पे एस्टैब्लिश होने वाले हैं 2026 में। मैकेनिकल में आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए भी यहाँ पे देता हूँ क्योंकि मुझे जिस तरह से लग रहा है कि 2026 पानी का साल है और ये वो साल है जहाँ पर हम जमीन को छोड़ के अब पानी पर फोकस करते हुए नजर आएंगे।
हाँ, The engineering is going to convert into the water engineering and under the water engineering. वाह, ये एक अलग दुनिया हम देखेंगे। आप इस तरह से समझिए कि अब तक माइनिंग होती थी जमीन के ऊपर, पानी के अंदर आज तक किसी ने माइनिंग नहीं करी, क्योंकि पानी के अंदर माइनिंग ना तो आसान है, ना इजी है और ना ही सस्ती है। बट नाउ वी विल फोर्स कि हम पानी की माइनिंग का रास्ता निकालें, क्या बात और है। बहुत जल्दी ये होगा कि हम पानी की माइनिंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हाँ, इट रिमाइंड्स मी कि क्योंकि आपने वाटर की बात की, तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो क्योंकि आपके साथ बातचीत करनी थी, तो मैंने देखा कि ये जैसा आपने बताया 2026 में वाटर एलिमेंट डेफिनेटली एक्टिवेट हो Right. रहा है, और उसका एक स्पेसिफिक रीज़न जब हम सर्च कर रहे हैं, शनि ऑफकोर्स मीन राशि में है, लेकिन वो रेवती नक्षत्र में जाएंगे मई से लेकर अक्टूबर तक, अक्टूबर तक, फिर गुरु कर्क राशि में जाएंगे बिल्कुल फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जी। और मंगल भी कर्क में जाएगा कर्क में जाएगा सितंबर से लेकर नवंबर तक। नवंबर तक। तो एक डेट आती है, जो डेट है 18 सितंबर 2026 से लेकर 31 अक्टूबर। अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। हम अब तक ये सोच रहे थे कि जल प्रलय होगा, ओके, जल के कारण कुछ बहुत बड़ा नुकसान होगा। होगा। आपने एक नया पर्सपेक्टिव हमें दे दिया कि जल के अंदर कोई टेक्नोलॉजी जी। ढूंढी जाए और रिवॉल्यूशन क्रिएट किया जाए। जी। तो ये होने की संभावना 2026 में ये पक्का बिल्कुल दिख होने की रही है। संभावना इस वजह से भी दिख रही है मुझे, क्योंकि आप इसमें 3 चीजें और ऐड कर दीजिए। पहला, देवगुरु बृहस्पति कर्क में तो बैठे ही हैं, साथ में वो पानी की राशि मीन राशि को भी देख रहे हैं, True. तो डबल इम्पैक्ट ऑफ वाटर देवगुरु बृहस्पति क्रिएट कर रहे हैं। मैं अपने दिमाग में ये इमेज लेकर के चल रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति क्रिएशन को इंडिकेट करेंगे, ना कि डिस्ट्रॉयशन को इंडिकेट करेंगे। एब्सोल्युटली। और जब हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो नई चीजें मार्केट में आनी चाहिए, नई चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए, जो कि हमारे लिए आने वाले लंबे समय तक साथ रहेगी। ट्रू। क्योंकि शनिदेव को वापस मीन में आने में 30 साल का समय लगेगा, और देवगुरु बृहस्पति और शनि आपस में जब जब मिलते हैं तब तब वेरिएशन और परिवर्तन की साइकिल शुरू हो जाती है। ट्रू। चाहे वो आप धनु राशि में, कोरोना दैट वाज अ पार्ट, बट इट चेंजेस आवर लाइफ एंड द शेड्यूल, खाना पीना, रूटीन, वर्क, सब कुछ चेंज कर नहीं, दिया। द वे वी लुक टुवर्ड्स लाइफ, Right. कांसेप्ट ही चेंज हो गया। कंसेप्ट ही चेंज हो गया। तो शनिदेव जब पहली बार देवगुरु बृहस्पति से मिले थे तब भी परिवर्तन सेट किया था। अब नेचर परिवर्तन हो रहा है, सर्दी गर्मी बरसात की साइकिल चेंज हो रही है, और दैट इज द मेन इवेंट 2026 जहां पर ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन, आप बोल रहे हो। जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर हमें 2026 में देखने को मिलेगा। ओके। और अगेन, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशंस जब देवगुरु बृहस्पति खुद पानी में है और शनि भी पानी में है और दोनों का मिलन भी हो रहा है विद दृष्टि संबंध, ये रेयर कॉम्बिनेशन बार बार देखने को नहीं मिलेगा। तो अगेन इस कॉम्बिनेशन को आने में कम से कम 30 साल का समय तो डेफिनेटली लगेगा, बिकॉज शनिदेव 30 साल पहले आने वाले नहीं है, और उसी समय पर देवगुरु बृहस्पति का कर्क में होना एक रेयर कॉम्बिनेशन में आता है। इसीलिए मेरा एक ही मत यहाँ पर है कि 2026 को हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के ज्यादा देखना चाहिए रादर देन नेगेटिव एस्पेक्ट। चीजें अगर खराब होती हैं, प्रलय अगर आती भी है, तो वो एक छोटे एरिया में आ सकती है, टू गिव अस द वे कि यहाँ पे आप ऐसा करोगे तो हम आपको और मदद करेंगे। मतलब फ्लड हो सकता है, फ्लड हो सकता है इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ओके। जब प्रभु श्री राम जी श्रीलंका जा रहे थे, पानी पे पत्थर डालने का आइडिया नहीं आता तो समुद्र पार नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं उस पानी के आइडिया को देने के लिए भी जल से देवी ने एक प्रकोप को उत्पन्न किया था। सो दैट वाज अ प्रकोप जो कि एक रास्ते को बनाने का काम कर रहा है। समझ गया। तो उसी तरह से ये एक रास्ता बनेगा। कुल मिला के आपका ये मानना है कि क्योंकि गुरु अपनी उच्च की राशि में जा रहा है, राइट, और जैसा कि हम सबको पता है कि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो वो खराब नहीं करेगा। वो खराब नहीं करेगा। ओके, सो यू आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट 2026। 2026, यस। अच्छा, एक बात और थी, क्योंकि जब पूरी ट्रांजिट कौन कौन सी हो रही है 26 में, हालांकि हम जीते हैं 3 महीने का, हम 3 महीने ज़्यादा लंबा नहीं देखते, लेकिन क्योंकि पूरे साल के बारे में बात करनी थी तो हम भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे थे, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे और दिखी। आप जब देखते हो वैदिक ज्योतिष में, तो आप हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को लेते हो या नहीं लेते हो? मैं बहुत रेयर में लेता हूँ, बट आपने एक अच्छी चीज़ कही। प्लूटो के बारे में मैंने एक रिसर्च थोड़ा सा किया हुआ था, एंड अगेन प्लूटो और नेपच्यून, अगेन दोनों ये जिस साइकिल में अभी चल रहे हैं, ये भी एक परिवर्तन की साइकिल को ही इंडिकेट करता है। मैं आपसे द्वितीय विश्व युद्ध की जो बात कर रहा था, उसमें भी जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, तो वहाँ पर आई थिंक यूरेनस एंड नेपच्यून का एक कॉम्बिनेशन बन रहा था, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टॉप द वॉर। तो वो रिवोल्यूशन टाइम था जहाँ से पूरी विश्व में बड़े परिवर्तन की शुरुआत हुई थी।
1942-44 के आसपास का वो टाइम रहा होगा जब वॉर भी समाप्त हुई थी और एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति दुनिया में नए सिरे से शुरू हुई थी। हमने एक फाइंडिंग की उसमें, और यदि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो शनि, जैसे कि हम सबको पता है कि वो इतना शुभ ग्रह नहीं है। राइट। तो 20 फरवरी 2026 को शनि और नेपच्यून का एग्जैक्ट डिग्री पर ओके। कंजक्शन हो रहा है मीन राशि में, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का खुद का नक्षत्र है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मेरा भी थोड़ा बहुत ये मानना है कि इट कैन बी एन इंडिकेशन कि कोई बड़ी बीमारी आ रही है, पेंडेमिक जैसा कुछ हो सकता है। आपने कोई रिसर्च की है इसके बारे में? हाँ, इसके ऊपर मैंने डेफिनेटली रिसर्च किया एंड आई हैव रिपीटेड इन माय वीडियो आल्सो। ओके। मैं इसमें 3 चीज़ें देख रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नए वायरसेस आएंगे, ओके। जैसे कि इबोला वायरस, सार्स हो गया। ये सारे वायरस एक लेवल पे, एक सीमा के अंदर आए और वो स्टैब्लिश हो गए एंड धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। तो वो बहुत बड़े लेवल पे अपना प्रभाव नहीं दे पाए, बट एक सर्टेन एरिया में, एक सर्टेन दायरे पर जरूर वो अपना प्रभाव दे पाए। ओके। 2026 में वायरस आने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं, ओके। बट अगेन क्योंकि मैं इसको पेंडेमिक में नहीं देख रहा, ये वायरस अगर आते भी हैं तो ये पेंडेमिक का रूप नहीं ले पाएंगे, ये क्लियर साइकिल दिखाई देती है। ओके। और पेंडेमिक नहीं लेने के पीछे एक और मुख्य कारण भी ये है कि राहु यहाँ पर कहीं पर भी डेथ को इंडिकेट नहीं कर रहा। अगर राहु डेथ की साइकिल में आ जाता विद द सैटर्न, और या फिर जुपिटर को खराब कर देता किसी भी तरह से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक चीज देखने को हमें मिलती, क्योंकि सेम पैटर्न हमें कोरोना के टाइम पे देखने को मिला था, जब राहु और केतु ने जुपिटर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। यहाँ पर अगेन सूर्य अपने एक अच्छे डायरेक्शन में रहेगा उस समय पे, गुरु अपने एक अच्छे डायरेक्शन में रहेगा, मंगल जरूर एक खराब पैटर्न पे चलता हुआ नजर आएगा, और मंगल के खराब पैटर्न की वजह से वायरस के जन्म की संख्या जरूर बनती है यहाँ पे, बट उसके फैलने की इंडिकेशंस नहीं दिखाई देते। ओके। सो कुल मिला के एक नया वायरस शायद मार्केट में आए, और उसके कारण थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट होगा। पेंडेमिक नहीं है। पेंडेमिक 2026 में पैनिक हो सकता है, पेंडेमिक नहीं हो सकता। क्या बात है। एक अन्य बात भी, एक कॉम्बिनेशन था, वो था जब ये साल स्टार्ट हो रहा है तब भी 4 ग्रहों की युति है। राइट। जनवरी में भी वो 4 ग्रहों की युति रहेगी, फरवरी में भी है और मार्च में भी है। राइट। सो कुल मिला के हम देख रहे हैं धन राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में 4 ग्रहों की युति ऑल द टाइम रहती है। राइट। अब उसके बारे में शास्त्रों में बड़ा नेगेटिव पिक्चर दिया गया है, दैट जैसा जब भी ये कॉम्बिनेशन वैसा होता है, दैट प्लावयंती महिम शर्मा रुधिरेण जलेन वा, अर्थात ये पूरी पृथ्वी आइदर जल में या रुधिर से, मतलब ब्लड से एक तरह से फ्लडेड हो जाती है। तो जनवरी से लेके मार्च का जो समय जो है, उसमें आप ऐसा कोई बड़ा वॉर या सुनामी वैसा कुछ देख रहे हो? बिल्कुल सही। ये बात मैंने सोची भी थी इसके ऊपर, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था मैंने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पर कि ये होता अगर ये 2 चीज़ें नहीं होती। मैं यहाँ पे 2 बड़े ग्रहों का, अलग ग्रहों का नाम लूंगा जो शायद अभी तक किसी ने सोचा ना होगा कि ऐसा हो सकता है। इसमें मैं आपको बोलूंगा कि देवगुरु बृहस्पति तो मेन पिक्चर में हैं और वो रहेंगे। इसके अलावा दूसरा ग्रह जो सामने हमें देखने को मिल रहा है वो दिख रहे हैं शुक्रदेव। ओके। शुक्रदेव यहाँ पर बहुत एक तरह से कहते हैं कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और बहुत हिडन तरीके से अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब साल की शुरुआत हो रही है तब शुक्र पे दृष्टि संबंध बना करके बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही शुक्रदेव बैठे हुए हैं एंड सामने से शुक्र दोनों का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब ये साल शुरू हो रहा है उसकी कुंडली को जब देखे तो बुध और गुरु का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। और हमने जब एक वीडियो बनाया था 2026 के प्रेडिक्शन के बारे में, तो हमने ये कहा था कि ये बड़ा महाराजयोग का परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों जो लग्न आ रहा है वो कन्या लग्न आ रहा है। तो उसमें बुध और गुरु दोनों राजयोग कारक प्लैनेट हो गए, और वो दोनों केंद्र में बैठ के राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राइट। और जब ईयर चेंज हो रहा है, यदि उस कंसेप्ट को भी पकड़ के चले तो तब चंद्रमा वृषभ राशि में 1 जनवरी को जी, तो वो भी उचका हो गया। राइट। तो एक तरह से इतने सारे प्लैनेट यदि उचके हैं तो वो साल खराब तो नहीं हो सकता। दैट इज द पॉइंट कि वो साल खराब नहीं हो सकता। प्लस अगर हम देखें धनु से लेकर के मीन की साइकिल
शुक्र की हमेशा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि शुक्र शनि की राशि में गोचर कर रहा है, जो कि एक अच्छी राशि मानी जाती है, अपनी उच्च राशि की तरफ कदम बढ़ा रहा है, दैट इज अगेन अ गुड पॉइंट। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन, इसमें शुक्रदेव अपने आप को प्रबल और पावरफुल बनाते जाएंगे। और शुक्र का यहाँ पर संबंध राहु के साथ होगा, दैट इज कहीं ना कहीं अगेन एक अच्छे संकेत देता है, क्योंकि उसी लूप में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि फिर आपको ज्वाइन कर रही है। तो शुक्र और गुरु एक दूसरे के साथ यहाँ पर कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। और एक तरह से दोनों पलड़ों को बैलेंस किया जा रहा है। और जब दोनों पलड़े यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं, तो मैं अगेन क्योंकि शुक्र को हैप्पीनेस से काउंट करूंगा और देवगुरु बृहस्पति को जीवन से काउंट करूंगा, तो जीवन और उसकी खुशी दोनों मिलती है। और जब जीवन और उसकी खुशी दोनों मिल रही है, प्लस यहाँ पर वॉर लाइक इक्वेशन बड़े मेजर इंपैक्टफुल प्लैनेट में नहीं आ रही। क्योंकि शनिदेव अगर कहीं रोल कर रहे हैं, तो वो खराब राशि पे रोल नहीं कर रहे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बीच में क्रिएट हो रही है, दैट इज मंगल और राहु, राइट, ये दोनों एक साथ आएंगे और मंगल और शनि भी एक दूसरे के साथ में आएंगे। तो हाँ। क्या वो समय कुछ ये हो सकता है एक ग्रहण काल जो रहेगा, क्योंकि सूर्य देव भी राहु के साथ ज्वाइन होंगे, बहुत सर्टेन एक छोटा सा पीरियड हो सकता है। अगेन मैं हमेशा कहता हूं कि एक ग्रहण आने वाले कई सालों की कहानी को लिख देता है। और मुझे लगता है कि ये जो ग्रहण रहेगा, ये आने वाले 4-5 साल की कहानी को लिख करके जाएगा, इस तरह से देखा जाएगा। हालांकि ये ग्रहण पूरे विश्व पे नहीं हो रहा, दैट इज अ प्लस पॉइंट। इवन भारत पे इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी चीजें जो है वो एक दायरे में कैद है। बड़े लेवल पे विस्फोटक गतिविधियां ना बन करके वो छोटे छोटे, जैसे अभी भी चल रहा है कि आज यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कल यहाँ पे विस्फोट हो गया, ये सभी इस तरह की चीजें बात है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हो गया, यस, अगेन वो हुआ बीच पर वाटर एलिमेंट। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बट इस तरह की चीजों को देख करके दुनिया को तबाही पे लेकर के आ जाना एक बड़ा ही गलत स्टेटमेंट है। तो रेल एक्सीडेंट, हवाई यात्राएं, दुर्घटनाएं या किसी तरह की इस तरह की विस्फोटक घटनाएं हो सकती हैं, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता। मंगल राहु मिल रहे हैं, वोल्केनो इफेक्ट होने के पूरे चांसेस बनते हैं। इंडोनेशिया की तरफ एक बड़ा भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। बट उसकी वजह से पूरा इंडोनेशिया खत्म नहीं होगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल विल गेट लॉसेस, तो वहां पे वो देखने को जरूर मिलेगा। तो इसी तरह से ये जब, क्योंकि शनि राहु शतभिषा में और मंगल के साथ मिल रहे हैं, तो न्यूक्लियर की बातें तेज होना स्वाभाविक है। बट पैटर्न में अगर देखा जाए तो मंगल न्यूक्लियर को इंडिकेट वहां पर नहीं कर रहा, क्योंकि मंगल को न्यूक्लियर की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा वाटर एलिमेंट चाहिए होता है। अगर यही वृश्चिक में बन जाता तो ये विस्फोटक गतिविधि ज्यादा हो जाती। बट क्योंकि कुंभ में बन रही है, और कुंभ में आप जमीन से हट करके बात करते हो, क्योंकि ना तो जमीन है ना पानी है उसमें, और आप स्पेस पे जब बात कर रहे हो तो वहां पे न्यूक्लियर के चांसेस थोड़े से और कम हो जाते हैं। तो क्या सोलर रेडिएशन से नुकसान हो सकता है? सोलर रेडिएशन हो सकता है, ओजोन परत को लेकर के कहानियां आ सकती हैं, उल्कापिंड या किसी तरह के सैटेलाइट प्रॉब्लम को देख करके जरूर देखे जा सकती है चीजें। क्योंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था, मुझे लग रहा है दैट सोलर विंड से कुछ एरियाज में सैटेलाइट कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगे, वो संभावना मुझे ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल सही है, और इसके होने के चांसेस, एंड दैट इज द पॉइंट, वो ट्रिगर पॉइंट रहेगा जहां से जलवायु चेंजेस होंगी। क्योंकि यहां से एक शुरुआत हो जाएगी जो पूरे साल आपको लेकर के चलेगी, क्योंकि मंगल यहां से शुरू करेंगे, और जब मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ आके बैठेंगे, तब वो एक स्टार्ट टू एंड पॉइंट आपका बनेगा। और इस पूरे समय में वेदर जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो मंगल द मोमेंट राहु के साथ आएंगे, वेदर में फ्लक्चुएशन की शुरुआत हो जाएगी, और पूरी साइकिल करके जब देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठेंगे तब वो एस्टैब्लिश होगा। वेदर से थोड़ा एटमॉस्फेरिक से थोड़ा हटके अब आते हैं हम लोग इकोनॉमी की तरफ। तो ये चर्चा बहुत चलती है दैट 2026 में डॉलर बहुत कमज़ोर हो जाएगा, यूएस इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाएगी, कोई नई करेंसी का डेवलपमेंट होगा। आपका क्या मानना है इसके बारे में? इसके ऊपर मैंने काफ़ी कैलकुलेशन करा है, काफ़ी रिसर्च किया है, मैंने अपने कुछ चैनल्स पे वीडियो भी दिए हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे इसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ दिमाग में, मैं अब व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दिमाग से निकाल दें कि दिस इज़ अ ईयर ऑफ रिसेशन। इस समय में किसी भी तरह का रिसेशन वाला साल नहीं है 2026। डॉलर वर्सेस रुपए की फाइट बहुत अच्छे लेवल पे हमें देखने को मिलेगी। इनिशियल 7 महीने के लिए डॉलर जो है वो आपको डोमिनेट करेगा, रुपए को डॉलर डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। 7 से 8 महीने का समय देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद रुपए अपने आप को ऊपर ले जाता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स कि जुलाई अगस्त के बाद का समय जो रहेगा वो रुपए के लिए रहेगा, एंड बिफोर जुलाई अगस्त का समय जो रहेगा वो डॉलर की डोमिनेंस को लेकर के चलेगा। इसी बीच में आई बिलीव
there is another currency or another country is going to come in the market, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये चाइना की करेंसी हाईलाइट होगी यहाँ पर। चाइना की करेंसी अब धीरे धीरे यहाँ से अपने आप को बाहर निकालना शुरू करेगी और बड़े लेवल पे अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी। इस तरह के योग बनते हैं। तो डॉलर का डिक्लिनेशन आप देख रहे हो? डॉलर का मैं ये नहीं कहूंगा कि डॉलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डॉलर अपने आप को अभी भी पूरे साल 2026 का पूरा साल, बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पूरे साल 2026 का डॉलर अपने आप को एक पावरफुल करेंसी के रूप में रखेगा। तो डॉलर खत्म नहीं होने वाला है, डॉलर का साम्राज्य जरूर हिलने वाला है। ओके, आप ये कह सकते हैं। समझ गया। सो हाउ अबाउट ये जो पूरी थियरी चल रही है अभी के आगे जाके जो करेंसी डेवलप होगी वो गोल्ड के साथ पैर में होगी? हाँ, गोल्ड के साथ ट्रेड अब यहाँ पर एज आई सेड तो पूरा साल जो रहेगा वो ट्रेड के सेंट्रलाइज रहेगा, और इसीलिए ट्रेड को पैटर्न को चेंज करने की कोशिश यहाँ पर जरूर करी जाएगी। ओके, और इसीलिए ट्रेड में डॉलर को नेगलेक्ट करके गोल्ड को एक करेंसी के रूप में लाया जाए, गोल्ड को एस्टैब्लिश करके फिर अपनी करेंसी को ऐड किया जाए, इसी तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। और क्योंकि आज की तारीख में चाइना बहुत ज्यादा गोल्ड एक्वायर कर चुका है और कर रहा है, और इसीलिए चाइना की करेंसी का आना स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है। ओके, लेकिन जो भी करेंसी आएगी उसका किसी ना किसी तरह से गोल्ड के साथ डेफिनेटली पैरेलल होगा। तो फिर आप 2026 में कहाँ पर देख रहे हो गोल्ड की प्राइस? ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं किया मैंने, बट जिस तरह का अनुमान है 160, 165, 170 मैक्सिमम ये जा सकता है। इसके ज्यादा आगे जाने की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई देती। ओके, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज ये जरूर रहेगा। मतलब यहाँ से यदि आज 130 या 135 का जो लेवल है, राइट, उससे आप काफी ऊपर देख रहे हो? हाँ, 30-40 हजार यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस हैं। समझ गया। हाउ अबाउट सिल्वर? सिल्वर भी इसी रेंज में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिल्वर आपको कंपेयर टू गोल्ड अगर देखा जाए तो सिल्वर अब थोड़ा स्लो हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सिल्वर कहीं ना कहीं एक जितना पीक आना था उसका एकदम से उतना आ चुका है। अब सिल्वर अप एंड डाउन की सीक्वेंस में वापस चलेगा, जहां पर किसी दिन 5000 जंप कर लिया तो 5000 वो डाउन भी चला जाएगा। इस तरह की योग सिल्वर में हाईली फ्लक्चुएट रहेगा सिल्वर। Okay. और सिल्वर इसी वजह से बहुत ज्यादा स्पाइक अगर देखा तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल भी लेकर के आएगा। एंड आई बिलीव दिस इज द ईयर ओनली, बिकॉज यहाँ पे मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देख रहा था। अगर हम देखें तो एक टाइम जब अगर हम थोड़ा सा पहले बात करें तो हम कॉपर में डील करते थे, कॉपर की सारी माइनिंग्स और होती थी। अब धीरे धीरे कॉपर की माइनिंग्स बंद हो गई, जैसे मैं आपको बता रहा था, क्योंकि जमीन पर माइनिंग का अब बेनिफिट नहीं मिल रहा। खदानों से माल नहीं निकल रहा और माल इतना सस्ता भी नहीं पड़ रहा कि उसमें एफर्ट लगाया जाए। ओके, और इसी वजह से अब यहाँ पर कॉपर का रिप्लेसमेंट हमने किया सिल्वर के साथ। अब जब सिल्वर के साथ रिप्लेसमेंट किया तो सिल्वर बहुत ज्यादा हाइक पे चला गया, प्लस मार्केट में सिल्वर की भी शॉर्टेज आना शुरू हो चुकी है। आई बिलीव द मोमेंट मंगल एंड राहु मिलेंगे उस समय पर कोई नया एलिमेंट और नए मेटल का जन्म हो सकता है मार्केट के लिए। इस तरह के भी योग बन रहे हैं। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर को अगर कोई मेटल रिप्लेस करता है तो सिल्वर वापस वहां पे स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ओके, लेकिन गोल्ड की जो अप रेंज है वो स्टार्ट रहेगी। ओके, मतलब गोल्ड अभी आगे बढ़ता रहेगा। एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि आर्टिफिशियल गोल्ड की बातें तेज हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि कर्क राशि में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल गोल्ड की तरफ भी इशारा करते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल डायमंड हमने देखा है तो उसके बनने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। लैब ग्रोन डायमंड वैसे लैब ग्रोन गोल्ड आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, या उस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ इस तरह की चीजें आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्या बात है। एक बात और थोड़ी जाननी जरूरी हो जाती है, तो यदि ऐसा है तो 2026 में यदि किसी को इन्वेस्ट करना हो, अब क्योंकि ये गुरु का कर्क राशि में आना, नैसर्गिक 4th हाउस में आना, राइट, वो एक तरह से लैंड भी दिखा रहा है। तो मान लीजिए किसी के पास लिमिटेड सोर्स ऑफ मनी है और 2026 में ही उसको इन्वेस्ट करना है, तो उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी है। आई बिलीव कि सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को सेपरेट करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन सारी जगह सारा पैसा एक ही जगह पे लगा दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से हम जिस दौर में आगे चल रहे हैं, लैंड अगर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसके दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एंड सेम सिमिलर पैटर्न पे जैसे मैंने कहा, गोल्ड भी थोड़ा सा तो आपको आगे देखने को मिल ही जाएगा। तो बड़े रिटर्न की उम्मीद 2026 में आप नहीं कर सकते, बट लॉन्ग टर्म पे आप दोनों चीजों में बेनिफिट देख सकते हो, क्योंकि लैंड भी आपको बेनिफिट दे करके जाएगा एंड गोल्ड भी आपको बेनिफिट दे करके जाएगा। समझ गया। तो
सेपरेट और पार्शियल इन्वेस्टमेंट हर जगह करके चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो 2026 में आपका ये कहना है कि आपके पास जो भी पैसा है उसको सेगमेंट वाइज थोड़ा डिवाइड सेपरेट करके डिवाइड चला, कर राइट दीजिए। राइट राइट कि थोड़ा गोल्ड में भी डाल दिया, थोड़ा सिल्वर में डाल दिया, थोड़ा राइट, प्रॉपर्टी में डाल दिया, प्रॉपर्टी में डाल एक जगह पर हम नहीं डालना नहीं चाहिए। डालना चाहिए, ओके। क्योंकि आगे आने वाले साल अनसर्टेनिटी के साल हैं, तो इस वजह से अनसर्टेनिटी हमें भविष्य में दिख रही है, बट किस तरह 2026 में नहीं है। इफ यू कैन 26 से लेकर थोड़ा आगे बढ़े तो किस तरह की इनसिक्योरिटीज? एज आई सेड, मैं बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर रहा हूँ कि ये क्योंकि पानी को लेकर के काफ़ी हाईलाइटेड साल बन रहा है, जो कि सालों में एक बार ये साल बना है। हर साल, हर दूसरे तीसरे साल, पांचवें साल इस तरह से चीज़ें नहीं देखने को मिलती। एंड अब लड़ाई भी मुझे लगता है बदलते हुए नजर आएगी। हम न्यूक्लियर की तो बातें कर रहे हैं, बट वी आर फॉरगेटिंग द वॉर इन सी, समुद्र के अंदर की लड़ाई। और चाइना मुझे लगता है यहाँ से समुद्र में अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और चाइना साउथ एशिया के तरफ अपने कदम बढ़ाएगा, एंड साउथ एशिया की तरफ चाइना पूरी तरह से समुद्र पे कब्जा करता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे ये पैटर्न आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पानी अगेन, क्योंकि 2026 में काफ़ी हाईलाइटेड है, मरीन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा, नेवी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगी, और पानी से जुड़ी हुई चीज़ें, पानी के जहाज, इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगी। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। तो दुनिया जहां एक तरफ गोल्ड सिल्वर में उलझी हुई है, वहीं पर कुछ देश दूसरी तरफ अपने आप को अलग तरह से ले जाते हुए नजर आएंगे। क्या बात है। तो ये रहेगा, आप न्यूक्लियर के बारे में सोचते रह जाएंगे, वहां पे पानी में एक अलग ही जंग शुरू हो जाएगी, पनडुब्बी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो पॉसिबल है इस तरह की चीजें इस साल में। क्या बात है, एक नया ही पर्सपेक्टिव आपने दे दिया। अच्छा, तो ये हम जब बात स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपने कहा कि आप जब ईयर की बात आती है तो आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो हमारा नया संवत जो स्टार्ट होता है उसको भी आप देखते हो। तो अभी ये जो संवत आएगा वो उसका नाम कहीं पर रौद्र या कहीं पर पराभव कहते हैं। पराभव कहते हैं। तो पराभव का तो मतलब ही यही है, डिफिट या हारना। तो आप इस साल को जो मार्च से जो स्टार्ट होगा नया साल अपना हिंदू न्यू ईयर जी, वो पूरा का पूरा यही दिखा रहा है कि पराभव होगा, हार होगी। किसकी हार होगी? ये आपने एक और अच्छी चीज यहाँ पर याद दिला दी, क्योंकि आने वाले साल में देवगुरु बृहस्पति राजा बन रहे हैं और मंगल मंत्री बन रहे हैं। मंगल राजा थे इस साल में, 2025 की हम बात करें, और जब मंगल राजा थे तब हमने बड़े ओपनली कहा था कि भाई मंगल का साल है तो डिस्ट्रॉय करेगा, और बाय द गॉड ग्रेस साल निकल गया, कोई डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं है। आई बिलीव कि जब ग्रह को कोई अच्छा पद मिल जाए तो वो चीजें खराब नहीं करता। अगर किसी ग्रह को खराब पद मिल जाए तो वो चीजें खराब करेगा। वेरी नाइस। सेम चीज, क्योंकि मैं 2026 के बारे में काफी आपको पॉजिटिव बोल रहा हूं, उसके पीछे मेरा एक छोटा सा लॉजिक ये भी था कि अगर आप देवगुरु बृहस्पति को राजा बोल रहे हो तो राजा का काम ही है जीवन को बचाना। सही बात। और मंगल वहां पर मंत्री के पद पर बैठा है, ना कि छोटे पद पर बैठा है। True. तो मंगल को वही पद चाहिए था और वही पद उसको मिला है। नैसर्गिक तरीके से उसको वही पद चाहिए, उसको वही पद चाहिए और उसको वही पद मिला है। तो अगेन जब मैं मंगल और गुरु को देखता हूं तो मैं साल को पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश ज्यादा करूंगा, क्योंकि गुरु आगे होकर के मंगल को गाइड करेंगे, ना कि मिसगाइड करेंगे। नहीं, ये तरीका बहुत ही बढ़िया है रोहन जी, क्योंकि इतने सारे डराने वाले थंबनेल होते हैं और इतने डराने वाले पॉडकास्ट होते हैं, कभी कभार मन होता है कि पूरा देखना ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा नेगेटिव तो मतलब कभी किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। राइट, जितनी बातें की जाती है। राइट, हाँ, हुआ होगा कुछ, मतलब मान लिया कुछ लोगों को नुकसान हुआ, अब मान लिया कि कहीं पर कुछ नेगेटिव घटनाएं हो गई, लेकिन उसकी इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर नहीं होती, पूरे वर्ल्ड पे नहीं होती। राइट। और बताया ऐसे जाता है जैसे कि पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपका तरीका सही है। फेथ कैन मूव द माउंटेन, ही जो कहा गया है, आदमी के अंदर या अस्तित्व के एग्जिस्टेंस के अंदर हमारी श्रद्धा बनी रहे, पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा चले, वो बेहतर ही है, क्योंकि उसी से भला हो सकता है। डराने से किसी का भला नहीं हो सकता। एंड देखिए, सही बताना ज़्यादा समझदारी रादर देन डराना। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि हम अहमदाबाद में बैठे हैं, हमें पता है 2025 में अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। उस एयरपोर्ट से सुबह, उस प्लेन क्रैश के पहले भी कई सारी फ्लाइट्स उड़ी हैं, और उस प्लेन क्रैश के बाद उसी दिन कई सारी फ्लाइट्स ने टेक ऑफ लिया है, लैंड किया है। सारी फ्लाइट्स क्रैश नहीं हुई है, एक ही फ्लाइट क्रैश हुई, क्योंकि उसी स्पेसिफिक फ्लाइट की कैलकुलेशन हो सकता है खराब हो, कुछ चीज़ें उस पर्टिकुलर चीज़ समय पर खराब हो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पहले और उसके बाद में चीज़ें रुकेंगी नहीं, चीज़ें कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। इवन इन वर्ल्ड वॉर 2 राइट, देश थोड़े बंद हो गए थे। हाँ,
ऑन द कंट्री इंडिया में तो फ्रीडम फाइटिंग की जो मूवमेंट थी वो सबसे बढ़िया थी वो सबसे बढ़िया उस समय। Yes, yes. और आप देखिए जब भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत छोटी सी झड़प देखने को मिली थी हमें 2025 में, तब बड़े लेवल पे ये बातें कर दी गई थी कि पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान आज भी एक ही 8 महीने उस बात को हो गए हैं, एक ही उसमें बैठा हुआ है। टुकड़े होना, एक राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना टुकड़े नहीं कहलाएगा। True. देश पूरा बट जाए और एक नए देश का नाम सामने देखने को मिले तो वो देखने को मिलेगा, बट ना ऐसा हुआ। पीओके भारत में आ रहा था, वो आज तक नहीं आया। तो अगेन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत सारे अच्छे ज्ञानी लोगों ने 2025 के बारे में बोली थी एंड नहीं हो पाई। मुझे लगता है कभी कभार जब आदमी पॉडकास्ट के लिए बैठता है तो पूछने वाला भी ऐसा मान के चलता है कि उसको सब कुछ पता है, और जो बताने वाला है उसको भी ये लगता होगा मुझे सब कुछ पता है, मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ। राइट। आई थिंक दैट्स रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आप भी मेहनत करके बैठे हुए हो और हम भी ये मेहनत करके बैठे हुए हैं, जी। और मेरा भी यही मानना है ऑनेस्टली दैट 2026 में पॉजिटिव इवेंट्स ज़्यादा होगी। एंड मेहनत से ज्यादा लॉजिक्स है हमारे पास, क्योंकि हम ग्रहों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली ना हम ज्ञाता हैं, ना ही किसी बुक में पूरी तरह से क्लियर लिखा हुआ है कि भाई ये ऐसा होगा। देश काल पात्र के साथ कई सारी चीजें जलवायु में जुड़ी हुई हैं जो कि अलग अलग तरीके से प्रभाव देती है। हवा खराब होनी थी तो दिल्ली की हवा खराब हो रही है, मुंबई की हवा धीरे धीरे खराब हो रही है, और दिल्ली की हवा को अभी ठीक होने में कम से कम 4 महीने का समय और लगेगा। तो अभी आप कितना भी कोशिश कर लो, आप समय से आगे नहीं बढ़ सकते। बट दिल्ली खराब होने के साथ साथ इंदौर, भोपाल, राजस्थान खराब नहीं है, तो जिंदगी अभी भी है। और दिल्ली में भी इतना खराब नहीं है कि आप वहां पे रह ना पाओ। आज भी लोग रह रहे हैं, और मैं भी एक महीना पहले ही दिल्ली जाके आया हूं, तो आई कैन सी कि हाँ लोग हैं, बट यस एनवायरमेंट अपना काम कर रहा है, और एनवायरमेंट धीरे धीरे अपना काम करता रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। अब इसी एनवायरनमेंट से थोड़ा इंडिया की बात हो रही है तो इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ भी जाते हैं। ओके। ये बहुत कुछ बताया जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कि वो टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 2026 में उनके साथ कुछ हेल्थ को लेकर कुछ हो जाएगा। आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ स्टडी किया है इसके बारे में? ज़्यादा स्टडी मैंने एक्चुअली नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिक्स पे मैं थोड़ा कम ही जाता हूँ, बट फिर भी ये ज़रूर है, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ये पूरा अपना कार्यकाल ख़त्म करेंगे। वो बहुत जल्दी अपने पद से हटने वाले नहीं है। सेहत में प्रॉब्लम आना, ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, एक गोली खाना इज़ नॉर्मल, बट कहीं ना कहीं वो ये पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है उनका, वो ऑलमोस्ट पूरा ही कंप्लीट करेंगे। वो अपने पद से जल्दी हटने हुए नज़र नहीं आएंगे। सेहत में परेशानियां आ सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो रिकवरी है। तो अगेन वो मैं नहीं कहूँगा कि वो इस्तीफा दे दें, संन्यास ले लें, जिस तक की बातें हैं। अरे बहुत चल रही है। तो इसीलिए वो अपने जगह पर किसी और को लाते हुए मुझे नजर नहीं आते, जब तक कि कोई बहुत बड़ा डैमेज उनको एकदम से देखने को ना मिले। तो एक होता है कि ऐसा डैमेज जिसके बाद अब आप रिकवरी नहीं कर पा रहे, आप फिजिकली नहीं, मेंटली रिकवर नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि वो इस तरह की कोई सोच भी रखेंगे कि मैं रिकवर ना कर पाऊँ। तो वो आराम से कार्यकाल निकाल लेंगे। सो भारत देश के लिए स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। स्टेबल गवर्नमेंट। ओके। सो ये अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं और उसमें जो पूरा मुद्दा चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर या फिर वोट चोरी को लेकर, उससे कुछ गवर्नमेंट को इफेक्ट नहीं होने वाली? नहीं, उससे गवर्नमेंट को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, चली जाएंगी। किसान आंदोलन फिर से भड़केगा, मुझे ये ज़रूर उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसान, क्योंकि हम जिस तरह की ग्रह स्थिति देख रहे हैं, ये साल किसानों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और ये साल क्योंकि किसानों के लिए, फसल के लिए, जलवायु के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता, तो कहीं ना कहीं किसान अपनी कुछ बातें सरकार के सामने रखें और सरकार उन्हें ना माने। जैसे कि अभी आई थिंक राजस्थान में रिसेंटली कुछ शुरू हुआ है किसानों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं शुरुआती, खासकर 4 से 5 महीने का समय जो है 2026 का, वो किसानों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता। ओके। और वही समय उसके बाद का समय आप हमारे लिए वो रहेगा, हाँ, जब रेन के लिए, राइट। तो तब तो वो गुरु आ गए होंगे ऑलरेडी जून में, राइट। तो उसके बाद समय अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। तो फसल ओवरऑल इस साल अच्छी होगी। फसल का सेकंड हाफ डेफिनेटली अच्छा जाएगा। बस हमें यही चाहिए कि जलवायु थोड़ा सा हमें सपोर्ट करे। ओके। जलवायु वैसे भी देखने जाए तो एक तरह से हमारे पक्ष में नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली। इसीलिए वो थोड़ा सा एक डाउट है कि क्योंकि किसानों को जलवायु की वजह से ही नुकसान हो सकता है, और वही चीजें हमें देखने को मिल सकती है। ओके। सो ओवरऑल आपके द्वारा जो जानने को मिला, दैट 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। हालांकि इंडिया में ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशों में क्रिप्टो करेंसी है।
2026 में आपने कुछ देखा है? क्योंकि क्रिप्टो के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये साल अच्छा नहीं होगा। क्रिप्टो के लिए साल इसीलिए अच्छा नहीं होगा कि अगेन एज आई थिंक कि कुछ नई करेंसी इसमें आ सकती है, कुछ Okay. नया कॉइन एक और हाईलाइट हो सकता है, लोग उस तरफ डाइवर्ट हो जाएं, और जब डाइवर्ट होंगे तो ये डायरेक्शन थोड़ा डाउन जाएगा, तो इस तरह के फ्लक्चुएशन एंड फ्लिप क्रिप्टो में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। प्लस क्योंकि ये साल में हमें दो तरह की वॉर मैं आपको कहूंगा कि इस साल में आपको देखने को मिल सकती है। द वन इज द ट्रेड वॉर, ओके 100% हमें देखने को मिलेगी। ट्रेड वॉर ले लीजिए या करेंसी वॉर ले लीजिए आप उसमें। और सेकंड हमें देखने को मिलेगा साइबर वॉर। तो साइबर अटैक्स काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर का रास्ता जरूर ले सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। ओके तो वेपन वॉर की संख्या थोड़ी सी कम रहेगी, बट हिडन वॉर की संख्या थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ट्रेड वॉर डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बात है। मैंने कहीं पर पढ़ा था दैट क्योंकि हम कैश बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कैश को एक तरह से लिक्विड कैश भी कहा जा सकता है। सो किसी विद्वान ने, मुझे याद नहीं किसने कहा था ये, लेकिन मैंने सुना था कहीं पर दैट ये हमारे यूपीआई सिस्टम के ऊपर शायद 2026 में अटैक किया जाएगा और थोड़ा बहुत नुकसान जा भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साइबर अटैक आपके, मैं अपने वीडियो में भी कहा है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई न कोई लूप हमें देखने को मिलेगा, कोई खराब चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, या डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। ओके तो इस वजह से प्लस एक और चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। मैं एक पैटर्न नोट कर रहा था, ये भी बड़ा अच्छा रिसर्च का पार्ट है। 2016 के पहले, 2015 के पहले हमारे हाथ में कैश ज़्यादा रहा करता था, हमारे घरों में सेविंग्स ज़्यादा रहा करती थी लिक्विड अमाउंट के रूप में अगर देखा जाए। 2015 के बाद से वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती गई, और आज की तारीख में कैश हम बिल्कुल नहीं रखते। ना तो हम घर में रख पा रहे हैं और ना ही हम अपने पॉकेट में रख पा रहे हैं। सारी चीजें ऑनलाइन सिस्टम पे आ चुकी है। 1 साल या 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम ये रहेगा, उसके बाद फिर से परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। क्या बात। 2029-30 एक ऐसा समय रह सकता है जहां पर लोगों को ये रियलाइज हो कि कैश रखना जरूरी है, और उसके बाद हम वापस से कैश पर जाएंगे। इस तरह के योग भी बन रहे हैं। तो उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं से वो यहाँ से एक मूवमेंट को ट्रिगर करती है, जो कि साइबर अटैक के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने जो सुना है उसके आधार पर तो ये पूरा विश्व डिजिटल करेंसी की ओर जा रहा है, और आप ये बोल रहे हो कि कुछ क्योंकि साइबर अटैक होगा तो बाय 2029 और 30 जिसकी हम पूरा कैश की तरफ वापस जाएंगे। हम कैश की तरफ, हम पुराने, क्योंकि साइकिल चेंज कर रहा है अपने आप को। हाँ हम पुराने कल्चर की तरफ जाएंगे तभी बच पाएंगे। और interesting। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने, आप देखिए जो जनरेशन आ रही है सेविंग्स की वैल्यू खत्म कर चुकी है। इजी मनी की तरफ हर आदमी भाग रहा है, और क्योंकि प्लैनेट भी उसी दिशा में भाग रहे हैं। ठहराव 27, 28, 29 के बाद देखने को मिलेगा, जब शनि रोहिणी को क्रॉस करेगा ना, उसके बाद वो ठहराव देखने को मिलेगा। जो 2013 के बाद से एक भूचाल शुरू हुआ है, वो 2029-30 के बाद एक ठहराव में जरूर एक कन्वर्जन वहां पे हमें देखने को मिलेगा। और इसीलिए धर्म, अर्थ, शास्त्र, सारी चीजें यहाँ पर जो है वो बैलेंस होते हुए दिखाई देंगी। जो आज नहीं है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। फैंटास्टिक। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन हमें पता है कि आपको जाना भी है। तो 2026 में यदि कोई उसके बारे में कुछ 1-2 चीज़ें बतानी हो जिससे सबको लाभ हो, तो वो क्या हो सकती है? बहुत सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने मन में आप एक ही चीज़ को बिठा लीजिए कि 2026 एक अच्छा साल है, और आपकी लाइफ में 2026 किसी न किसी तरह से रिकवरी के रूप में ही आ रहा है। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि हर प्लैनेट 2026 का आपकी लाइफ में एक रिकवरी, जो पिछले 2018 के बाद से जो भी अनस्टेबिलिटी आपने अपनी लाइफ में देखी है, दिस इज द ईयर टू रिकवर दोज ऑल अनस्टेबिलिटी इन योर लाइफ। Fantastic. That is very important. Fantastic. With this amazing positive note, I would like to conclude. Thanks a lot for Thank you coming. so much. ऐसे ही मिलते रहेंगे और जरूर। पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव बातें करते रहेंगे। जी। शुभम भवतु। प्रणाम।